महाराणा प्रताप की डेथ होती है 1597, 1597 में। कब डेथ हुई उनकी? 1597 में। जैसे डेथ हुई उधर अकबर मुगल बादशाह है, अकबर ने वापस अटैक करने शुरू किए। उसने कहा अमर सिंह है, इस पर वापस अटैक करो। महाराणा प्रताप के खिलाफ पार नहीं पड़ी थी, क्या पता इसके खिलाफ पार पड़ जाए। पर महाराणा प्रताप का बेटा उतना ही योद्धा था, और मैं यदि खुद की मेरी इच्छाएं बताऊं तो मुझे लगता है अमर सिंह मेवाड़ का महानतम योद्धा था। अमर सिंह से बड़े योद्धा ने तो सांगा थे ना प्रताप थे, अमर सिंह उनसे बड़ा योद्धा हुआ। अमर सिंह ने 17 युद्ध लड़े थे मुगलों से, सारे जीते हैं। वो तो ढंग से मारे हैं जिसकी हद नहीं है। जगन्नाथ कछवाहा मांडलगढ़ के अंदर लड़ने के लिए आया था। मांडलगढ़ नहीं, मांडल, पूरी आर्मी खत्म कर दी थी। इसलिए मांडल कभी देखने जाओ तो देखना वहां मुगलों की छतरियां छतरियां हैं, किसी को नहीं छोड़ा था। यहाँ जितने आए थे सबको मार दिया, और चुन चुन के मारे हैं उसने, पता लगा लगा के वहां मुगलों का कैंप है, यहाँ मुगलों का कैंप है, वहां जाके मारूंगा, यहां जाके मारूंगा। वैसा था अमर सिंह एकदम। 1615 तक लड़ाइयां लड़ी उसने। कब तक लड़ाइयां लड़ी? 1597 से लेकर 1600। और कहा भी जाता है कि अमर सिंह के मन में ये थे भी हमेशा यू, भाई मैं प्रताप का बेटा हूं और मैं यदि नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। ऐसी भी खूब सारी बातें की जाती कि महाराणा प्रताप को अमर सिंह पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, और महाराणा प्रताप को पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि मेरे जाते अमर सिंह लड़ाइयां बंद कर देगा। किससे सुनाते हैं लोग कि वैसे कहानियां आती है कि एक बार अमर सिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए गए। महाराणा प्रताप कमरे में बैठे हुए थे, कमरे का दरवाजा बहुत नीचा था, अमर सिंह लंबा था थोड़ा, तो कई बार होता लंबा आदमी किसी दरवाजे में घुसे टकर जाए, उसे टच हो जाए ना, अरे अगर सिर के लगे सिर के। और वैसे नॉर्मल लंबा आदमी घुसता तो मैंने अरे सिर बचा के थोड़ा नीचे नीचे होके जाना भाई। तो महाराणा प्रताप ने अंदर बैठे बैठे डायलॉग दे दिए, तुम क्या अरे आलसी, झुका तो पूरा जाता ही नहीं है तेरे से, क्या मुगलों के खिलाफ लड़ाई करेगा, दरवाजा तेरे को दिख ही नहीं रहा है। अमर सिंह पिताजी के सामने तो क्या बोलते, पर उसको बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसे को दरवाजे से थोड़ी मुगलों के खिलाफ लड़ाई करनी होती, मैं लड़ लूंगा यार मुगलों के खिलाफ। अच्छा, अमर सिंह पूरा जीवन ही पहाड़ों के अंदर बीत गया। 1559 में तो जन्म हुआ है, 1567-68 में उदय सिंह के साथ में पूरी रॉयल फैमिली कहां पर आ गई? पहाड़ों में। मतलब जब वो 8-9 साल का था तब से पहाड़ों में राजमहल तो उसने देखे नहीं थे, वहीं उसकी शादी ब्याह हुए हैं बाद में। तो अमर सिंह की जो रानी थी उसने एक दिन अमर सिंह को कहा कि पहाड़ों में कब तक रहना है, पर मैं तुमसे शादी करके कोई ये आई थी कि इन पहाड़ों में लिए लिए घूमते फिरोगे इधर उधर। मैंने सोचा था राजमहलों में रहूंगी, राजा के बेटे के साथ शादी हो रही है, मुझे क्या पता था भाग फूटे जो यहां पर आना पड़े, तो कब तक चलेंगे अपने महलों में। तो अमर सिंह ने वापस कहा कि भाई राणा जी जब कहेंगे तब, राणा जी जैसे कहेंगे, राणा जी करें युद्ध करो तो अपने क्या करेंगे युद्ध। ये बात वाया मीडिया प्रताप तक पहुंची, किसी ने सुनी होगी, प्रताप की वाइफ ने, किसी ने सुनी होगी बीननी तो ऐसे कह रही है, तो न्यूज आई वहां तक। तो प्रताप को फिर लगा कि यार, उनको लगा कि ये बंदा मेरे मरते ही क्या कर लेगा, लड़ाइयां बंद। तो कहते प्रताप की जब डेथ हो रही थी तो प्रताप उससे मरे थे, रक्त का थक्का जमने से। नया नया धनुष खरीदा था, वो धनुष को खींच के देख रहे थे, तो धनुष की डोरी टूट गई। जैसे आप पूरा धनुष खींचा हुआ, डोरी टूटेगी, धक्का लगेगा ना पीछे, तो पीछे धक्का लगा तो गिर गए, तो चट्टान पे गिरे, तो सिर के अंदर लगी। तो एक होता है अपने आजकल साइंस में पढ़ते हैं क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग है ना, रक्त का थक्का जमना। तो अब तो इलाज है, अब तो जैसे ऐसा होता है तो खून बाहर निकाल देते हैं, पहले खून निकलता नहीं था, तो बीमार हुए थे, बीमारों के बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो जिस दिन मान लो आज अब प्राण निकलने वाले हैं भाई, अब तो अब कुछ बचा ही नहीं, आज तो दोपहर तक कभी भी प्राण निकल सकते हैं। उस दिन अब महाराणा प्रताप के पास में बड़े बड़े सामंत खड़े, सारे के सारे जनता खड़ी, पर महाराणा प्रताप के सांस नहीं निकले। तो पास में जो खड़े थे उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम इच्छा हो तो आपकी बता दो, कहाँ जीव अटक रखा है आपका, अब जीव निकल क्यों नहीं रहा है आपका। और गांव में अभी भी बूढ़े ठाडे लोग होते हैं, उनसे पूछते हैं, और गांव में बिननियां तो खड़ी खड़ी पास में करती हो रहे कि 11-11 कर आराम हो जाओ, कि आपके पीछे क्या कर लेंगे हम, 11-11 कर लेंगे, आपको पुण्य मिल जाएगा, आराम से चले जाओ आप तो, या आपकी कोई इच्छा है तो हमें वो बता के चले जाओ। तो पूछा भाई क्या है, तो महाराणा प्रताप वहां बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरते लड़ाई बंद हो जाएगी मेवाड़ की। तो सलुम्बर वाले पास में खड़े थे, सलुम्बर वालों ने अमर सिंह का हाथ पकड़ा, अमर सिंह का हाथ पकड़ के महाराणा प्रताप के हाथ में दिया, और चिंता मत करो, जैसे आप लड़े थे वैसे वैसे कौन लड़ेगा, अमर सिंह। और चिंता मत करो, जैसे आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, वैसे अमर सिंह को हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, और लड़ाई जारी रहेगी जैसे आपने रखी थी। तब जाके ये महाराणा प्रताप के सांस निकले थे। तो अमर सिंह को हमेशा लगता है कि यार पापा को यूं डाउट ही रहता था मेरे पे, ये तैयारी करेगा कि नहीं करेगा बाद में, और ये आरएस बाद में देना बंद कर देगा, तो अपने को यार ये करना ही है। तो उन्होंने खूब ही लड़ाइयां लड़ी, 17 युद्ध लड़े मुगलों के खिलाफ, सारे जीते। अब मुगलों के पूरा भारत जीत चुके हैं वो। 1605 में अकबर मर गया, अकबर ने अमर सिंह पे खूब अटैक किए, लेकिन अमर सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब मुगल बादशाही चेंज हो गया, और अब मुगल बादशाह आ गया जहांगीर। कौन आ गया? और जहांगीर। और 1605 के बाद में जहांगीर ने अब अटैक करने शुरू किए, 10 साल हो गए, 1615 आ गया,
जहांगीर अटैक पे अटैक करते जा रहा है, लेकिन अमर सिंह संधि करने के लिए तैयार नहीं। अब जहांगीर के और तो बचा हुआ ही नहीं कुछ, उसके पिताजी जीत के चले गए सारा। जहांगीर का टारगेट एक ही बचा हुआ है, मेवाड़। बाकी जगह तो बाकी जगह अकबर ने जीत ली, तो बेटा बेटा करे क्या हो, तो मेवाड़ में तू जा। वो जाके कहीं साहब हार के आ गए, तू जा। यूं करता करता 1615 में जहांगीर खुद अजमेर आया, तो मैं जाऊंगा। पर ऐसे क्या रे वहां पे नहीं जीत पा रहे हो तुम। यहाँ पे आया और उसने आने के बाद में अपने सबसे योग्य बेटे को कहा कि तू जा पहले। उसका सबसे योग्य बेटा था खुर्रम। कौन था? शाहजहां, जिसको आप कहते हो ना खुर्रम। तो उसने खुर्रम को कहा, खुर्रम तू जा और तू जाके बात कर वहां पे, यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खुर्रम ने अजमेर में पहले मीटिंग ली, खुर्रम को सेनापति बनाया गया। उसने सारे सेनापतियों की मीटिंग ली, उन सेनापतियों की जो मेवाड़ में हार के आए थे या कोई छोटा मोटा युद्ध जीत के भी आए, तो उनको बुलाया। और बताओ दिक्कत क्या है मेवाड़ के अंदर। क्या तुम कभी भी अमर सिंह को पकड़ने के नजदीक पहुंचे? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा कि हम अमर सिंह नजदीक तो पहुंचे, लेकिन अरे यार अमर सिंह निकल गया, अगली बार ट्राई कर लेंगे, पकड़ लेंगे? क्या तुम्हारे जासूस तुम्हें आगे सूचना देते हैं अमर सिंह कहां रहता है कहां नहीं रहता है? उनका सर मिलती है सूचना, पूरी सूचना है कि अमर सिंह किन पहाड़ियों में बैठा हुआ है। हम जाते भी अमर सिंह को पकड़ने के लिए, लेकिन जब तक हम अमर सिंह के पास पहुंचते हैं उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है और वो किसी तीसरी लोकेशन से हम पे अटैक करके हमको मार देता है। और हमारे समझ में नहीं आ रहा कि उनको हमारी जानकारियां कौन देता है, हमारी लोकेशन कौन बताता है, और तीसरी तरफ से अटैक कहां से कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा सर रई से कसर खत्म कर दी जनता ने। किसी भी गांव के अंदर यदि हमारे सैनिक पानी लेने के लिए भी चले जाए तो जनता कूट देती है। जनता में मुगलों का डर नाम की चीज नहीं है। 4-5 आदमी जहां अकेले देखे वहां जनता कूट गई, और बाकी तंग कर रखा भीलों ने। ये रहते हैं पेड़ों पे, पता ही नहीं रहता तीर कहां से आएगा। इसलिए हमारी हालत खराब है साहब, कोई जाना नहीं चाहता है वहां लड़ने के लिए। आप भेजते हो, हम जैसे तैसे राम राम करके वापस आ जाते हैं वहां से। अगर तुम्हें तो ठीक है, तुम्हारे जासूस लोकेशन बताते हैं आगे कहाँ है, उनको कौन बताता है कि तुम आ रहे हो किधर से आ रहे हो? तो जब जनता सेना जाएगी तो ये तो है नहीं छुप छुपा के सेना चली जाए, गांव के अंदर से होके जाएगी। एक गांव से जैसे सेना निकली, गांव वाले भागे अगले गांव में, वो अगले गांव में, वो अगले गांव में। वो अमर सिंह को बताते हैं इतने फौजी आ रहे हैं, इतने बजे यहां से निकले, इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, फलाना सेनापति आ रहा है। तब तक अमर सिंह अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है और अपने हिसाब से सेट कर लेता है। वो अपने सैनिकों को बिठा देता है, कितने किधर से अटैक करोगे, कितने किधर से करोगे। और कई बार तो हमें पहाड़ों के अंदर दबा दबा के मारा उन्होंने, चारों तरफ से घेरा है। हमारे ये नहीं समझ में आया कि चप्पलें लेके भागे कहां, इसलिए पहाड़ों में खत्म हुए हैं साहब हम तो वहां पे। तो खुर्रम समझदार था और खुर्रम के एक समझ में, खुर्रम ने कहा अच्छा तो तुम्हारी लड़ाई राजा से तो हो ही नहीं रही, तुम्हारी लड़ाई तो जनता से, जनता तुम्हारे खिलाफ पड़ी। उनका सर एग्जैक्टली आपने दर्द समझा है हमारा, वरना आपके पापा तो 2 पेग लगा कहते हैं जाओ आक्रमण करो, तो उनके तो कोई फर्क नहीं पड़े, हमारी साहब यहां पर देख लो ये हालत हो जाती है। तो खुर्रम ने कहा इस बार अपने अमर सिंह पे अटैक ही नहीं करना। तो क्या करें? एक काम करो, अपने सेना लेके गांव में जाओ, महिलाओं को अलग करो, पुरुषों को अलग करो। महिलाओं को सबको ले जाके दिल्ली बेच दो, जो जैसे खरीदना चाहे उनको बेच दिया जाए, नौकरानियां बनाओ इनको ले जाके। पुरुषों को सबको मार दो, गांव में जो बच्चे बूढ़े सामने है सबकी गर्दनें काटो, और गांव की जो फसल है उसको उठा लो, गांव के लगा दो आग, पूरे गांव की आग लगा दो, पशुओं वसुओं को जो सामने है सबको जला दिया जाए। अब मुगलों ने ऐसा 4-5 गांव में किया, गांव में घुसे, महिलाओं की कोई रेप किए या उनको उठा के ले गए दिल्ली, वहां ले जाके बेच दिया, पुरुषों की सबकी गर्दनें काट के फेंक दी, गांव की आग लगा दी। 2-3 गांव में जैसे ये क्या, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई। जनता पूरी सेना का मुकाबला तो कैसे करे, 4-5 सैनिकों को ठोकना सीखा था आपने। इस बार पूरी आर्मी आई और आर्मी ये सोच के कि तुम्हें मारेंगे भयंकर ढंग से। तो जनता भाग के जाती है, अमर सिंह के बेटे थे कर्ण सिंह, किसके पास जाती है? कर्ण सिंह के पास जाती है। और कर्ण सिंह को जाग कहती है कि प्रिंस कर्ण सिंह पिछले 90 सालों से, 1527 में खानवा होता है तब से अब तक, जब तक 1615 आ गया, खुर्रम के अटैक शुरू हुए, मेवाड़ का बंदा बंदा मेवाड़ के राणा के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हर बार हम सेनाओं के अंदर लड़े हैं, सेना का साथ दिया है, जासूसियां की है, अनाज पहुंचाया, हथियार भेजे, टैक्स दिया है, जो राणा जी को चाहिए वो सारे काम किए। राणा जी ने कहा पहाड़ों में आओ तो पहाड़ों में गए, राणा जी ने कहा मैदान में जाओ तो मैदानों में जाओ, राणा जी ने कहा खेती नहीं करनी तो खेती नहीं की, राणा जी ने कहा जाके अनाज उगाओ तो हमने अनाज उगाया। अब पार नहीं पड़ रही, लुगाई टावरों को उठा ले गए। अब राजा रक्षा नहीं करेगा तो कौन रक्षा करेगा? कर्ण सिंह इस बात को बहुत ढंग से जानते थे कि जनता की रक्षा करने का मतलब है मैदान के अंदर जाके लड़ना, और मैदान में तभी लड़ पाओगे जब आपकी सेना बहुत बड़ी होगी। 90 साल के संघर्ष ने मेवाड़ की कमर तोड़ रखी थी, सेना कहां बची थी? गांव के अंदर केवल और केवल 17-17 साल के बच्चे बचे थे या विधवा महिलाएं थी, इसके अलावा गांव में अब कोई नहीं बचा हुआ था वहां पे।
तो इतने सैनिक कहां से लाएंगे कि बाहर जाके लड़ेंगे? पहाड़ों में तो छापामार युद्ध होता है, 2,000 3,000 5,000 जीते बैठे उतने से लड़ लेंगे। बाहर जब जाके लड़ोगे तब तो आपकी सेना कोई होनी चाहिए 25-30 हजार की सेना, इतनी फौज अपने पास में है नहीं। तो कर्ण सिंह बाद में अपने पिताजी के पास जाते हैं अमर सिंह, और जाकर कहेंगे पिताजी और कोई चारा नहीं है, संधि करनी ही पड़ेगी आप। अमर सिंह ने कहा कि पापा पहले ही कहते थे कि मेरे मरते ही संधि करो तुम, और मेरे से ये कलंक नहीं लिया जाए, मैं संधि नहीं करूंगा। तो साहब संधि नहीं करोगे तो जनता के लिए तो लुगाई टावर उठा के ले गए। क्या आप अपने आंखों से ये देख पाओगे कि हमारी जनता की महिलाओं और बच्चों को मुगले से उठा उठा के लेके जाए और बलात्कार कर करके फेंक दे यहाँ पे? यार ये तो नहीं होगा, हम बाहर जाके लड़ लेंगे। तो बाहर जाके लड़ोगे तो मर जाओगे, वैसे ही मुगल कब्जा कर लेंगे। और संधि का मतलब ये मत समझिए कि हम हार रहे हैं। संधि का मतलब है कि अगले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी 2 कदम पीछे हटना अगले 4 कदम की तैयारी होता है। युद्ध विराम करना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अमर सिंह फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली मंत्रियों ने जब दबाव दिया ज्यादा, तो उन्होंने अपनी सारी चाबियां कर्ण सिंह को पकड़ाई। तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो करूं नहीं संधि, तेरे को जो करना वो कर ले, जब तुम यही चाहते हो फिर ये कर लिया जाए। कर्ण सिंह को जब पूरे अधिकार मिले तो कर्ण सिंह ने अपने 2 बंदे खुर्रम से बातचीत करने के लिए भेजे। एक बंदे का नाम था हरिदास, एक बंदे का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखे? हरिदास और शुभकर्ण। किससे बातचीत करने के लिए भेजे? किसने बातचीत करने के लिए भेजे? कर्ण सिंह किसका बेटा है? खुर्रम किसका बेटा है? जहांगीर। खुर्रम से बातचीत करने के लिए भेजे। हरिदास और शुभकर्ण घर जाके कहा भाई शहजादे खुर्रम, हम मेवाड़ से आए और संधि का प्रस्ताव लेके आए। खुर्रम राजी, तो मजा आ गया यार, बैठो 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 बैठो, चाय पिलाओ भाई, हरिदास जी के लिए चाय लाओ। अरे वो संधि की बात कर लेते हैं, कर लेंगे, आप तो चाय ठंडा नाश्ता करो यार आराम से, नाश्ता वास्ता करना। अब बताओ क्या समाचार लाए? संधि करना चाहते हैं हम। खुर्रम ने कहा वेल, बहुत ही अच्छी बात, संधि करना चाहते हो तो कोई बात ही नहीं संधि में, तो आप दोस्तों आज से हमारे, हमारी तरफ से आप पर कोई भी अटैक आज के बाद नहीं किया जाएगा, और तुम्हारे राजा को कह दो कि बादशाह के दरबार में आके हाजिर हो जाए। मुगलों से संधि का सीधा सा मतलब था कि जो भी राजा मुगलों से संधि करेगा वो मुगलों के दरबार में जाएगा और मुगलों की तरफ से लड़ेगा। मुगलों के दरबार में जाएगा और मुगलों की तरफ से, मैंने बताया था आपको कि जब सुरजन 1569 में अकबर से संधि करता है तो कहता कहीं भी लड़ लूंगा पर अटक के पार नहीं जाऊंगा, है ना? इसका मतलब जो भी राजा संधि करेगा उसको मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा और मुगलों के दरबार में हाजिर होना। खुर्रम ने कहा ठीक है, तो संधि है, एक कागज पत्र पे साइन कर लेते हैं अपने, और आज के बाद हमारी तरफ से तुम पर कोई भी आक्रमण नहीं होगा और तुम्हारा राजा हमारे दरबार में आ जाएगा और तुम्हारा राजा हमारी तरफ से लड़ लेगा। हरिदास शुभकर्ण ने कहा सुन तो सरी शहजादे, वो राजा नहीं आएगा हमारा दरबार में तुम्हारे। क्यों? तो राजा तो संधि नहीं करना चाहता, तो ये संधि कर कौन रहा है? उसका बेटा है कर्ण सिंह, वो करना चाहता है। तो दरबार में कौन आएगा? वही आएगा, कर्ण सिंह आएगा, राजा कभी भी नहीं आएगा ना। और राजा तो कर्ण सिंह भी जब राजा बनेगा उसके बाद तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा, फिर इसका बेटा ही आएगा। राजा की पोस्ट पे जो बैठेगा वो मुगलों के दरबार में आएगा ही नहीं। तो खुर्रम ने कहा फिर संधि नहीं हो सकती। तो ये क्या तरीका है? हमारे जब सारे राजा आते हैं तुम्हें हम छूट कैसे दे सकते हैं? तो हरिदास शुभकर्ण ने कहा चलो ठीक है, तो फिर संधि नहीं हो सकती तो हम जाते हैं लड़ाई की वापस तैयारियां करते हैं। खुर्रम ने कहा बैठो बैठो बैठो, तुम बार बार ये लड़ाई की बातें क्यों करने लग जाते? ये तरीके गलत है यार तुम्हारे, बैठो एक बार, हर बात का हल होता है यार कोई ना कोई। और मैं एक बार डैडी से बात करता हूँ। उसने जहांगीर से जाके बात की कि डैडी मेवाड़ वाले संधि के लिए तैयार है। तो यार ये तो कह रहे हैं कि हमारा राजा तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आएगा, युवराज आ जाएगा उसकी तरफ से, प्रिंस जो भी होगा वो आ जाएगा, जबकि अपने तो हर राजा जब संधि करता है तो खुद आता है। जहांगीर ने कहा ध्यान ही नहीं दे इस बात की तरफ, चुपचाप संधि कर ले, जो आ रहा है वही ठीक है। उसने कहा डैडी फिर भी, उसने कहा कोई फिर नहीं है, अपने एक कलंक टूट जाएगा। आज दिन तक अपने पे कलंक है कि मुगल एक राज्य से संधि नहीं कर पाए। मेवाड़, मेवाड़ वाले मुगलों से संधि करने के लिए तैयार नहीं है। आता जाता टाबर मेरे से पूछ के चला जाता है और मेवाड़ में किसके मार पड़ी? मैं जवाब देते देते मर गया लोगों को, तो संधि कर ले ताकि हम कह देंगे कि मेवाड़ वालों ने भी हमसे तो संधि कर ली। तो फिर फाइनली खुर्रम इधर आता है, हरिदास शुभकर्ण के साथ डॉक्यूमेंट पे साइन करता है और कहा गया कि मेवाड़ का राणा कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा, उसकी जगह पे कौन जाएगा? युवराज जाके लड़ेगा। युवराज लड़ेगा तो साथ में सेना लेके जानी पड़ेगी। तो कितनी सेना लेके जाओगे? तो कहा 1,000। कितनी सेना लेके जाओगे? मेवाड़ का युवराज जब भी जाएगा 1,000 घुड़सवार लेके जाएगा। कितने घुड़सवार लेके जाएगा? अब जब संधि हो रही है तो हमारे जो भी किले तुम्हारे पास में हमें वापस दो। तो मुगलों के पास अभी तक भी एक किला पड़ा था, चित्तौड़गढ़। कौन सा किला पड़ा था? तो हमें हमारा चित्तौड़गढ़ वापस दो। अब जब दोस्त है अपने तो फिर हमारा चित्तौड़गढ़ क्यों रख रखा है? तो मुगलों का चित्तौड़गढ़ वापस दे देंगे, लेकिन तुम चित्तौड़गढ़ में पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते?
मरम्मत नहीं करवा सकते। मरम्मत का मतलब तुम लड़ाई की तैयारी करे का, ठीक है नहीं करवाएंगे। पहले राजा जब लंबे युद्धों के बाद में संधियां करते, शादी ब्याह कर लिया करते। जैसे कुंभा और जोधा जब आंवड़ बावड़ की संधि करते हैं, उसके बाद जोधा की बेटी और कुंभा के बेटे की शादी कर दी गई थी, है ना। लंबे युद्धों के बाद में जब भी होती तो शादी ब्याह होते थे। अरुणराज जालन देवी का शादी कर देता है, कांचन देवी से कर लेता, पड़ता है। तो युद्धों के बाद ऐसे हुआ करते। इन्होंने कहा हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, किसी प्रकार का शादी ब्याह नहीं। खुर्रम ने कहा कर कौन रहा है यार, कहना नहीं लिखो इसके अंदर किसी प्रकार के शादी ब्याह। तो संधि में 5 बातें थी। मेवाड़ का राणा मुगलों के दरबार में, उसकी जगह कौन जाएगा, कितने घुड़सवार लेके जाएगा, कौन सा किला वापस देंगे, लेकिन मेवाड़ वाले उसका पुनर्निर्माण और किसी भी प्रकार के शादी ब्याह